जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत सब्जेक्ट है हमारा लिंग विज्ञान एवं समाज। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे लैंगिक पक्षपात, लैंगिक भूमिका, रूढ़िवादिता एवं इसके परिणाम। तो चलिए हम देखते हैं लैंगिक पक्षपात की क्या प्रस्तावना। देखिए, लैंगिक पक्षपात को जानने की पूर्व हम यह जानने की कोशिश कर लेंगे कि जो हमारे जो भारत में लैंगिक पक्षपात की जो स्थिति है वह प्राचीन समय में कैसी थी और अब कैसी है। महिलाओं की जो स्थिति है वह धीरे धीरे वो अच्छी होती गई है। प्राचीन काल में क्या है, नारी और पुरुष दोनों में भेदभाव किया जाता था और उसकी जो स्थिति थी वह अत्यंत ही दयनीय थी और उन्हें विभिन्न तरह के मतलब कि उनमें पक्षपात किया जाता रहा है। और इसमें क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो देश है वो आगे बढ़ता गया है, विकास करते गया है, वैसे वैसे जो महिलाओं की जो स्थिति है वह सुधरते गई है और जो लैंगिक पक्षपात है वो भी कम होते गया है। अब हम देखते हैं लैंगिक पक्षपात का अर्थ। लैंगिक पक्षपात जेंडर बेस का हिंदी रूपांतरण होता है। देखिए, ये जो लैंगिक पक्षपात है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर बेस। और लैंगिक पक्षपात अर्थात दो लिंगों के बीच किया जाने वाला अंतर। शब्द से ही स्पष्ट है, लैंगिक पक्षपात मतलब दो लिंगों में किया जाने वाला क्या है, अंतर होता है। मैंने बताया आपको कि प्राचीन समय से ही क्या हो रहा है, दो लिंगों के बीच क्या है, पक्षपात किया जा रहा है, अर्थात एक स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर किया जा रहा है। उन्हें विभिन्न प्रकार से क्या कहा जाता है, उन्हें हर क्षेत्र में उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता है तथा उनकी जो कार्य प्रणाली जो होती है उसमें भी अंतर किया जाता है। और क्या किया जाता है, उन्हें कुछ धार्मिक जो कार्य होते हैं उनमें से पुरुषों का हिस्सा होता है, पुरुषों को ही स्थान दिया जाता है और महिलाओं को निम्न समझा जाता है। इसी तरह क्या है, लैंगिक पक्षपात पूर्ण तरह से एक दिखता है हमें और एक स्त्री और पुरुष में लैंगिक पक्षपात पूर्ण व्यवहार हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं लैंगिक पक्षपात की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं अगस्त कामटे जी के अनुसार। अगस्त कामटे जी ने लैंगिक पक्षपात के आधार पर कहा है, नारी समुदाय की असमानता पूर्ण सामाजिक स्थिति का मूल कारण नारी शरीर की प्राकृतिक दुर्बलता में निहित है। अगस्त कामटे जी कहते हैं कि जो समाज में नारी की जो स्थिति होती है वो प्राकृतिक दुर्बलता कहीं में निहित होती है। स्त्रियां स्वाभाविक और प्राकृतिक तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों, प्रजनन और शिशु पालन आदि के लिए बनी है। इनका कहना है कि जो स्त्री होती है वो परिवार की जिम्मेदारी, शिशु पालन, खाना बनाना व प्रजनन इत्यादि कार्यों के लिए ही बनी है, इनका ये कहना है। और कभी भी वे सामाजिक तौर पर पुरुषों के समकक्ष नहीं हो सकती। और ये कह रहे हैं कि जो महिला होती है वे किसी भी तौर पर सामाजिक तौर पर वो पुरुषों के समकक्ष वो नहीं हो सकती, ऐसा इनका इस परिभाषा में कहा जा रहा है। तो चलिए अब हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं नदीम हसनैन के अनुसार। देखिए ये क्या कहते हैं, महिलाओं से भेदभाव पालने से कब तक जारी है जो उसके दहेज संबंधी समस्या, उसे पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने और उसे शिक्षा के अधिकारों से वंचित रखने के रूप में प्रकट होता है। नदीम हसनैन जी का कहना है कि जो महिला होती है उसमें भेदभाव उसके पालने से उसके कब्र तक जारी रहता है, अर्थात उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक जारी रहता है तथा उसे दहेज संबंधी समस्या, पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधा इस सब से वंचित होने से तथा उसके शिक्षा के अधिकारों इस सब से क्या किया जाता है, उन्हें वंचित कर दिया जाता है तथा महिलाओं में ये हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं लिंग पक्षपात के कारण। ये जो लिंग पक्षपात है वो क्यों किया जाता है तथा इसे क्या कारण है। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक कुप्रथाएं। देखिए, लिंग पक्षपात का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं हैं जो लिंग पक्षपात को बढ़ावा देती है। जैसे हमारे समाज में दहेज प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, और क्या बोलते हैं, जैसे किसी महिला के पति खत्म हो जाने पर उसके साथ ही उसे जला देते, ऐसा ये बहुत पुरानी परंपरा है। ऐसे बहुत सारी जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं जो लिंग पक्षपात का कारण बनती है तथा एक महिला को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तथा दूसरा देखते हैं संकुचित विचारधारा अर्थात छोटी सोच। देखिए,
लिंग पक्षपात का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है संकुचित विचारधारा। एक व्यक्ति की जो सोच होती है वह संकुचित होने के कारण वो महिला को क्या समझते हैं, वो तुच्छ समझते हैं। वे समझते हैं कि महिला कुछ भी नहीं कर सकती तथा उनकी सोच संकुचित होने के कारण वो महिला को किसी भी कार्य करने से रोकते हैं तथा उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है दूसरा सबसे बड़ा संकुचित विचारधारा। अब हम तीसरा देखते हैं अशिक्षा। देखिए अशिक्षा भी लिंग पक्षपात का एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए अशिक्षित व्यक्ति क्या है, वह हमारे समाज में होने वाले परिवर्तनों से क्या है, वो अपरिचित होता है तथा वो पुरानी विचारधाराओं को लेकर ही वो चलता है तथा महिलाओं से उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार पुराने समय में किया जाता है। उन्हें कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता है और वो समझते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वह जो घर है, मतलब घर की जो विचारधाराएं हैं और जो परंपराएं हैं उसे वो आगे नहीं बढ़ा सकती। एक वो क्या समझते हैं कि एक बालक ही क्या करेगा, जो घर का वो घर मतलब कि क्या करेगा, हमारी जो परंपराएं हैं उसे चलाएगा तथा महिलाओं को हर तरीके से वे रोकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। अब हम चौथा देखते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। देखिए लिंग पक्षपात का एक चौथा बड़ा कारण क्या है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो आदिकाल से देखी जा रही है तथा आज भी हमें देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक अर्थात पिता या पुरुष का शासन। पिता या पुरुष क्या करते हैं, एक परिवार पर उसका फुल नियंत्रण होता है। परिवार में क्या करना है क्या नहीं करना है इन सब का वो किसके हाथ में होता है, पिता या पुरुष के हाथों में। हमारे जो पूरी घर की जो कार्य प्रणाली होती है, व्यवस्था होती है, ये एक पिता या पुरुष के हाथों में होती है। अब हम पांचवा देखते हैं सांस्कृतिक कारण। देखिए लिंग पक्षपात का एक पांचवा बड़ा कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण। देखिए भारतीय संस्कृति में क्या है, महिला को एक देवी के रूप में पूजा तो जाता है, साथ ही क्या कहते हैं उन्हें एक देवी के रूप में पूजते हैं और साथ ही उसके साथ क्या करते हैं, भेदभाव भी देखने को हमें मिलता है। उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें पूजा उन्हें धार्मिक संगठनों में उन्हें शामिल होने नहीं दिया जाता है तथा उन्हें कई प्रकार की बंधनों से बांध दिया जाता है तथा उन्हें रोक टोक किया जाता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। इसी तरह हमें देखने सांस्कृतिक कारणों से हमें महिलाओं के प्रति पक्षपात देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं छठवां संगठन का अभाव। देखिए लिंग पक्षपात का छठवां बड़ा कारण क्या है, संगठन का अभाव। देखिए अगर हमें इस लैंगिक पक्षपात को दूर करना है तो संगठन की भावना को उजागर करना बेहद ही जरूरी है। महिलाओं को संगठन होना पड़ेगा, आपस में एक संगठित होकर इस जो लिंग पक्षपात किया जाता है उसके विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा, है ना। तभी तो क्या करेंगे, एक जो हमारी जो लैंगिक पक्षपात है उसे संगठन के द्वारा हम उसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, महिलाओं को संगठित होना पड़ेगा तथा शिक्षित होना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है वह संगठित होकर आपस में सभी प्रकार की जो हमारे सामने जो भी दुविधा आती है या कठिनाइयाँ आती है वह उसका सामना कर सकती है तथा वो आगे बढ़ सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं लिंग की भूमिका। देखिए क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है इस संसार में जब जन्म लेता है तो किसी न किसी लिंग को प्राप्त करता है और इसी लिंग के आधार पर ही उसकी भूमिकाएं निर्धारित कर दी जाती है तथा इस निर्धारण के आधार पर ही उसे कार्य का निर्वहन करना पड़ता है जो एक समाज के द्वारा उसे प्रदान की जाती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो लिंग तो प्राप्त करता है तथा उसके आधार पर समाज क्या करता है, उसके कार्यों का निर्वहन वो कर देता है कि उसे कौन से लिंग को क्या कार्य करना है, इस प्रकार उसके कार्यों का निर्धारण कर दिया जाता है तथा उसकी भूमिकाओं का भी निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये भूमिकाएं निम्नलिखित है। पहला, स्त्रियां घरेलू कार्य करेंगी तथा पुरुष रोजगार एवं बाहरी कार्य करेंगे। देखिए ये जो समाज है वो महिलाओं को क्या करने के लिए कह रही है कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घरेलू कार्य करके क्या रहेंगी, सीमित रहेंगी तथा जो पुरुष है वो रोजगार एवं बाहरी कार्य करेंगे। ऐसा समाज द्वारा उसे जो स्त्रीलिंग है उन्हें ऐसा कार्य निर्धारण उनका कर दिया जाता है। अब दूसरा देखते हैं हम, स्त्रियां बच्चे संभालेंगी तथा पुरुष धन अर्जन करेंगे। अब देखिए ये जो स्त्रीलिंग की जो भूमिका है वो क्या है, स्त्रियां बच्चे संभालेंगी, क्या करेंगी,
समाज में यह निर्धारण कर दिया जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो क्या करेंगी, वे घर में बच्चे संभालेंगी, तथा जो पुरुष है वो क्या करेंगे, धन अर्जन करेंगे, परिवार को चलाने के लिए वो क्या करेंगे, धन अर्जन करेंगे। मतलब ये कहना है कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ बच्चे ही संभालेंगे और पुरुष बाहरी काम करके धन अर्जन करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो स्त्रियों को घर से बाहर जाकर धन प्राप्त करने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं, स्त्रियों का काम पुरुषों की सेवा करना तथा पुरुष का स्त्री पर शासन करना। देखिए, सामाजिक अवधारणा के तहत हम देखते हैं कि जो स्त्रियों को क्या करना है, वो उनका काम क्या समझा जाता है, पुरुषों की सेवा ही करना, ऐसा समझा जाता था, तथा पुरुष का स्त्री पर शासन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्त्री है उसका काम क्या है, पुरुषों की सेवा करना, तथा जो पुरुष है वो क्या करते हैं, स्त्री पर अपना शासन जमाते हैं, हक जमाते हैं, तथा वो क्या करते हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए महिलाओं को कार्य करते हैं, उन पर वो अपना शासन चलाते हैं। अब हम चौथा देखते हैं, स्त्रियां कम मेहनत वाले कार्य करेंगे तथा पुरुष अधिक मेहनत वाले कार्य करेंगे। देखिए, समाज के द्वारा लिंग की भूमिका का निर्धारण तो कर दिया जाता है, इसके तहत ही क्या करते हैं, जो स्त्रियां हैं वह कम मेहनत वाले कार्य करेंगी, उन्हें अधिक मेहनत वाले काम करने की जरूरत नहीं है, तथा जो पुरुष है वो घर के बाहर जा सकते हैं तथा वो अधिक मेहनत वाले काम कर सकते हैं। महिलाओं का काम सिर्फ कढ़ाई बुनाई यही तक सीमित रख दिया जाता है। अब पांचवा देखते हैं, स्त्रियां अपनी इच्छा का दमन करती हैं तथा पुरुष अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। सामाजिक भावनाओं के आधार पर देखते हैं कि क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अपनी इच्छाओं का दमन कर देती है। मतलब जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की जाती तब वो बेचारी क्या करेंगी, वो अपनी इच्छा को अपने मन में ही दबा कर वो रह जाती है। और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो इच्छाओं हैं वो सभी इच्छाओं को क्या करते हैं, वो पूर्ण करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिताएं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे सामाजिक परंपराओं के द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है इसके तहत स्त्री और पुरुषों के लिए क्या करें, कुछ कार्यों को आरक्षित कर दिया गया है, तथा ये जो कार्य उन्हें दिया गया है वो उन्हीं के आधार पर, अपने लिंग के आधार पर ही उन कार्यों का वो निर्वहन करेंगे। तथा जब लिंग आधारित कार्यों को एक रूढ़ि या परंपरा के रूप में देखा जाता है तब यह लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब लिंग आधारित जो भी कार्य होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक रूढ़ि या परंपरा के रूप में देखते हैं, तथा यह अपेक्षा करते हैं कि वो जो परंपरा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। तो ऐसे जो रूढ़ि या परंपरा के रूप में जो हम कार्यविधि को अपनाते हैं तो यही जो व्यक्ति की जो सोच होती है एक रूढ़िवादिता परंपरा के रूप में, तब इसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक रूढ़िवादिताएं कहलाती है। हमारे समाज में देखा जाए तो बहुत सारी जो लैंगिक रूढ़िवादिताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कार्य देख लेते हैं, खिलौने। हम जब बालक और बालिकाओं के बीच में देखते हैं तो हमें इसमें भी लैंगिक जो रूढ़िवादिताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। जैसे खिलौने, जो बालिकाएं हैं वे वो उनका क्या हो, गुड़िया खिलौने इस सब से वो खेलती है, तथा रसोई के बर्तन में भी उनकी अत्यधिक रुचि होती है। तो इन्हीं कार्यों में उनकी क्या रुचि होती है, तथा इन्हीं कार्यों में उन्हें क्या लगाया जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखें बालकों वो क्या करते हैं, बालिकाएं तो गुड़िया रसोई के बर्तन ये सब से खेलती है, और जो बालक होते हैं उनको कार बंदूक इत्यादि सभी जो खिलौने हैं उनसे वे खेलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बोलचाल में भी हमें क्या होते हैं, रूढ़िवादिताएं देखने को मिलती है। जो बोलचाल है, जो महिलाएं हैं बालिकाएं वो क्या करती हैं, उन्हें धीरे धीरे बोलने को कहा जाता है। अर्थात जब एक बालिका अगर ऊंचे आवाज में बात करती है तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है कि तुम लड़की हो और तुम अधिक आवाज में बात नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ बालकों को देखें तो उन्हें जोर से बात करने का हक दिया जाता है। अर्थात वो अपनी बात को बहुत जोर से वो कर सकते हैं, और उन्हें जब वो जोर से बात करते हैं तो वो क्या, उन्हें किसी के द्वारा रोका नहीं जाता है। अब दूसरी तरह हम पहनावों को देख लेते हैं, पोशाक को देख लेते हैं। जो बालिकाएं होती हैं वो सलवार सूट साड़ी इत्यादि उन्हें पहनाने के लिए उसे पहने दिया जाता है, तथा जो बालक होते हैं वो पैंट शर्ट जीन्स ये सब वो पहनते हैं।
अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हमें लैंगिक जो रूढ़िवादिताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। महिलाओं को क्या करना है, उन्हें अधिक शिक्षित होने से क्या उन्हें रोका जाता है तथा वे उन्हें कम पढ़ाया लिखा जाता है, जिससे वो क्या है उसके बाद जैसे ही वो अपना नाम सीख जाती है उसके बाद क्या उसकी शादी करा दी जाती है और उन्हें आगे की पढ़ाई करने से रोक दिया जाता है, अर्थात उन्हें एक निश्चित सीमा तक उन्हें पढ़ाया जाता है। अब दूसरी तरफ हम बालकों के लिए देखें तो उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट इत्यादि सभी बनने के लिए उन्हें और आगे की शिक्षा करने दिया जाता है और महिलाओं को निश्चित शिक्षा देकर उन्हें पढ़ाई से छुड़वा दिया जाता है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंतर्गत एक बालिका क्या होती है, उन्हें एक सीमित दायरा के अंतर्गत ही रखा जाता है, उन्हें कहीं आने जाने से क्या करना है, उन्हें रोका जाता है। तथा एक बालक के लिए देखें तो उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आने जाने के लिए उन्हें नहीं रोका जाता, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं किया जाता। चलिए अब हम देखते हैं लैंगिक पक्षपात एवं रूढ़िवादिता के परिणाम। ये जो लैंगिक पक्षपात होते हैं इनके क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, इनको जानते हैं। पहला है स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। लैंगिक पक्षपात के कारण क्या होता है, जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। महिलाएं क्या है, लैंगिक पक्षपात के कारण क्या करती है, वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, अपनी जो इच्छाएं होती है वो उनको पूरा नहीं कर पाती, इसी तरह वो घर में दबी कुचली रह जाती है। ये सब क्या है, लैंगिक पक्षपात के कारण ही हमें देखने को मिलती है। इसी तरह क्या करते हैं, जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है लैंगिक पक्षपात के कारण। अब दूसरा देखते हैं स्वास्थ्य में गिरावट। देखिए लैंगिक पक्षपात के कारण क्या होता है, जो महिलाएं होती है उन्हें पौष्टिक आहार भी उन्हें लैंगिक पक्षपात के कारण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या है उनके स्वास्थ्य में गिरावट हमें देखने को मिलती है। इस तरह क्या है, लैंगिक पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण महिलाएं क्या है, वे किसी भी प्रकार का अगर छोटी मोटी उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है तो उन्हें ऐसे नॉर्मल सामान्य समझकर उन्हें इलाज नहीं करवाया जाता है तथा उन्हें पौष्टिक आहार से वंचित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा क्या होती है वे पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट हमें देखने को मिलता है। अब तीसरा देखते हैं सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। इस लैंगिक पक्षपात के कारण क्या है, हमारे जो समाज है उसमें जो जितनी भी समस्याएं हैं उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, ये जो आदि जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उन्हें नित्य प्रतिदिन वृद्धि हमें देखने को मिलती है इस लैंगिक पक्षपात के कारण। चौथा देखते हैं राष्ट्र विकास में बाधा। देखिए एक देश तभी विकास करेगा जब एक स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे। जिस तरह एक पुरुष देश के जो हमारे देश है उसको आगे बढ़ाने में जितना काम करता है, उसी प्रकार एक महिला भी अपना सब कुछ एक देश को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती है। तो हमारे क्या है, राष्ट्र के विकास में जब वो उसी तरह महिलाओं के विरुद्ध में अगर पक्षपात किया जाए तो वो क्या करती है, वे अपनी इच्छाओं को या फिर उसकी जो कुशलताएं होती है वो दब कर रह जाती है, जिससे कारण क्या है राष्ट्र जो विकास की जितनी जरूरत होती है वो उतनी उसको नहीं मिल पाती। अर्थात अगर पुरुष जितना साथ देता है, अगर महिलाओं को भी उतना साथ देने का अगर जिम्मेदारी दे दी जाए तो राष्ट्र के विकास बहुत ही प्रगति करेगा। लेकिन क्या है, लैंगिक पक्षपात के कारण उन्हें कार्य करने से रोका जाता है, जिसके कारण क्या है हमारा राष्ट्र विकास नहीं कर पाता। अब पांचवा देखते हैं वैश्विक किरकिरी। ये जो लैंगिक पक्षपात है हमारे भारत में देखने को मिलता है तथा जिसके कारण क्या है हमारी वैश्विक किरकिरी देखने को मिलती है। विश्व आर्थिक मंच ने 18 नवंबर सन 2015 को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के तहत आंकड़े जारी किए। देखिए एक विश्व आर्थिक मंच ने सन 18 नवंबर सन 2015 को आंकड़े जारी किए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के तहत, तथा जिसमें कुल 145 देशों में भारत 108वें नंबर पर रहा। ये आंकड़े क्या है हमारे भारत की छवि को खराब करते हैं। ये हमें यह बताता है कि जो भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके जो कार्य करने की जो प्रणाली है मतलब की उन्हें किस प्रकार उन्हें दर्जा दिया जाता है। अब छठवां देखते हैं
कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता। देखिए ये जो कुशल श्रमिक की अनुपलब्धता है, इसमें ये अनुपलब्धता हमें लैंगिक पक्षपात के कारण हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो महिलाएं किसी भी कार्य को मतलब वो पुरुष के बराबर वो कर सकती हैं, लेकिन क्या है वो उन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए महिलाओं को रोक दिया जाता है, जिसके कारण क्या है हमें कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता होती है। अर्थात महिलाएं किसी कार्य में निपुण तो होती है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए उन्हें रोक दिया जाता है, जिसके कारण क्या है हमें कुशल श्रमिकों में अनुपलब्धता नहीं प्राप्त होती हमें।